सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज मैं जो कुंडली में विषय लिया हूँ कि फलित ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली क्या है और उसका क्या महत्व है, इस पर मैं आज की वीडियो में बात करूँगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूरी वीडियो को आप देखेंगे, मेरा आग्रह आपसे है, क्योंकि पूरी वीडियो देख के ही उसके निष्कर्ष पे आप कुछ पाएंगे। काल पुरुष की कुंडली क्या है आप जानते हैं। कुंडली मैंने कई बार बताया, मेरी तमाम वीडियोस के थ्रू आप जाएं कि कुंडली में अगर आप देखेंगे चक्र में कोई चक्र हो, उसमें कुल 12 खाने हैं। आप देखेंगे ना 12 हाउसेस, कि जो पहला हाउस है सबसे ऊपर, अगर उसको हम एक इमेजिनरी कुंडली बनाएं जिसमें कि हम पहले खाने को 1 लिखें और 1 2 3 करते हुए लास्ट के खाने को 12 लिखें, इस कुंडली को बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली का मतलब कि आपकी कुंडली में ये जो घर हैं, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा करते करते 12वां घर, ये इनके मालिक कौन हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये परमानेंट इनका घर है। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं बताऊं कि जैसे पहला खाना जो सबसे ऊपर है, ऐसे तो आपकी कुंडली में कोई भी अंक वहाँ पे होगा। अगर 2 लिखा होगा तो वृक्ष लग्न की कुंडली है, 3 है तो मिथुन है, 1 है तो मेष है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली का मतलब कि फर्स्ट हाउस जो है वहाँ पर 1 को ही मानेंगे, दूसरा जो घर उसके बगल में है वहाँ पर हम 2 का मानेंगे। मतलब कि पहला घर जो है वहाँ पे 1 का मतलब क्या हो गया, मेष राशि। मेष के मालिक कौन है आपको पता है, मंगल है। तो पहला वाला जो घर है वो मंगल का घर है। दूसरा घर किसका है, 2 आप जानते हैं कि वृक्ष राशि है और इसके मालिक कौन है, शुक्र हैं। तो दूसरा घर हमारे शुक्र का परमानेंट घर है। तीसरा घर किसका है भाई, ये मिथुन राशि है, इनके मालिक कौन है, बुध है। तो आपको पता है कि 4 लिखा है तो कर्क है, कर्क के मालिक कौन है, चंद्रमा है। 5 लिखा है तो सिंह है, सिंह के मालिक कौन है, सूर्य हैं। इसी तरह से कन्या अगर है तो 6 लिखा होगा, उसके मालिक कौन है, बुध है। 7 के मालिक कौन है, तुला राशि है, उसके मालिक शुक्र है। 8 में वृश्चिक, वृश्चिक के मालिक कौन है, मंगल है। 9 लिखा है तो धनु है, तो धनु के मालिक कौन है, बृहस्पति। 10 लिखा है तो 10 और 11 दोनों ही इनके मालिक कौन है, मकर राशि है। 11 है तो कुंभ है, इनके मालिक कौन है, शनि है। और अगर 12 लिखा है तो ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन राशि को, और मीन के मालिक कौन होते हैं, बृहस्पति होते हैं। अब आप समझिए कि इस फलित ज्योतिष में इस काल पुरुष की कुंडली का अक्सर लोग देखते होंगे, नाम लेते हैं तमाम ज्योतिषी लोग। वास्तव में इसका कुछ योगदान है कि नहीं है, मेरा ऑब्जर्वेशन की है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा कि अगर आपका शुक्र किसी भी राशि का, ये अलग बात है कि अपने घर का शुक्र है, उच्च का शुक्र है, अच्छी डिग्री का शुक्र है, दे आर अदर फैक्टर्स। लेकिन अगर दूसरे घर में शुक्र है तो आप जानते हैं कि दूसरा घर शुक्र का घर है, क्योंकि वहां 2 लिखा है। 2 के मालिक कौन है, शुक्र है। शुक्र के घर में ही अगर शुक्र मौजूद है तो निश्चित रूप से किसी भी राशि का शुक्र हो, नीच हो चाहे उच्च का हो, ठीक है, वो अलग चीज होगी। डिग्री उसकी कम ज्यादा है वो अलग बात होगी, अलग फैक्टर होगा, अलग हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। हमने पहले ही कहा कि कुंडली का जो फलादेश है, इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स इसमें हम अलजेब्रिक सम लेते हैं सभी का। तो दूसरे खाने में अगर शुक्र है तो निश्चित रूप से आपको शुक्र संबंधी सुख मिलेगा ही मिलेगा।
दूसरा घर आप जानते हैं किसका है, कुटुंब का है, वाणी का है, परमानेंट प्रॉपर्टी का है, बहुत सारी चीज़ों का आप जानते हैं। तो दूसरे घर में अगर शुक्र है, ऐसी तमाम कुंडलियों से मैं गुजरता हूँ जिनके दूसरे घर में शुक्र है। ज़्यादातर केसेस में मैंने किसी को हैंड टू माउथ नहीं देखा है। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि दूसरे घर में शुक्र उसे निश्चित रूप से प्रॉस्परस बनाता है। ये अलग बात है कि उच्च का शुक्र अगर है तो कुछ सोने में चमक ज़्यादा कराता है, नीच का है तो कम कराता है, लेकिन कराता सब में। हैंड टू माउथ दिवालियापन किसी का नहीं ला रहा। और शुक्र जो है आप जानते हैं वैभव का मालिक है। इसी तरह से अगर आप देखें कि बृहस्पति के बारे में 12वें हाउस को खराब कहते हैं, लेकिन नहीं, 12वां घर जो है वहाँ 12 लिखा है और उसके मालिक कौन है? उसके मालिक बृहस्पति हैं। यानी कई लोग मैं जानता हूँ जिनके बृहस्पति 12th हाउस में है। दे आर प्रोफेसर, दे आर साइंटिस्ट इन ITs। बहुत बार लोग कहते हैं कि अरे साहब आपके तो बृहस्पति जो है, जो विद्या के देने वाले और बहुत बड़ा फैक्टर है आपके राइजिंग में, वो तो 12th हाउस में है। लेकिन नहीं, उनको ध्यान रखना होगा कालपुरुष की कुंडली का कि जो 12वां घर है वो कालपुरुष की कुंडली में वहाँ पे मीन राशि आएगी, 12th आएगा ना 12वें घर। उसके मालिक कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति अगर अपने ही घर में बैठे हैं तो आप तो जानते हैं कि अपने घर का कोई भी ग्रह अच्छा होता, अपने घर को तो कोई खराब करता ही नहीं कहीं हो। अपने घर का हरदम ख्याल किए रहता है, अपने घर को नहीं बर्बाद करता। मैंने गांव में भी देखा बहुत सारे नटोरियस लोगों को, दुनिया के लिए नटोरियस हैं, दुनिया के लिए तो दुष्ट हैं, अगल बगल पटीदार वटीदार तंग होते रहते हैं, लेकिन अपने घर के लिए, अरे अपने घर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। हम अपने टोले मोहल्ले में देखते थे, लोग कहते थे बड़ा बदमाश। मैं कहता बदमाश दूसरों के लिए है, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए तो बड़ा शुभचिंतक है। तो ऐसे ही 12th हाउस में अगर बृहस्पति जिसके भी है उसको डरने की आवश्यकता नहीं कि साहब ये तो विद्या का नाश करेगा, बच्चे नहीं होंगे, बेटा नहीं होगा, सब बकवास। तो 12th हाउस का बृहस्पति क्यों अच्छा मैं मान रहा हूं? क्योंकि ये काल पुरुष में बृहस्पति का घर है। इसी तरह से अगर शनि 10वें घर में है, ऐसे तो सूर्य उसका कारक है, बृहस्पति कारक 10वें घर में, लेकिन नहीं, शनि भी जिन लोगों के 10वें घर में है उन्हें महान कर्मठ बनाता है, जन नेता बनाता है। शासन में हमने देखा है कि बड़े बड़े पदों के मालिक हैं वो। बहुत सारे मैं नेताओं को जानता हूँ जिनके शनि वहाँ मौजूद है, एंड दे आर वेल टू डू, बहुत टॉप क्लास के नेता हैं। क्यों? क्योंकि 10वां घर शनि का घर। तो इस फैक्टर को आप भूल नहीं सकते हैं कि कौन किसका घर है। पहला घर जैसे है, अब पहले घर में तो मंगल मान लीजिए आ गया, तो मंगल को जहाँ आमतौर पर लोग कह देंगे अरे साहब ये तो मंगल जो है ये तो मांगलिक है। मांगलिक होना एक अलग चीज़ है, शादी ब्याह में उसकी मैचिंग हम कर लेंगे, लेकिन मंगल तो आप जानते हैं साहस का प्रतीक है। ग्रहों में उसको सेनानायक का दर्जा प्राप्त है, सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल अगर पहले घर में है, जितने लोगों को मैंने देखा है स्वभाव में साहस है, नो डाउट, थोड़ी उग्रता भी है, बर्दाश्त करने की क्षमता थोड़ी कम है, लेकिन मंगल के जो गुण हैं, क्योंकि वो मंगल का घर है, मंगल का घर होने के नाते निश्चित रूप से अगर वहाँ मंगल है अच्छा है। बाकी मांगलिक चीज छोड़ दें तो बाकी बहुत सारी चीज़ों में मंगल का जो असर है उसको प्राप्त है। ये है आपकी काल पुरुष की कुंडली। जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करें तो हमने बताया कि बहुत सारे फैक्टर पे हमको ध्यान देना है। एक फैक्टर से तो हम 1 मिनट में नहीं बोल देंगे कि साहब ये मृत्यु भाव में है तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये रोग भाव में है तो जिंदगी भर आप रोगी रहेंगे,
विद्या भाव में कोई खराब ग्रह आ गया, साहब आप पढ़ेंगे नहीं। नो, एक झटके में कुंडली देखने वाला जो बोलता है ना, मोटे तौर पे मोटा तौर कुछ कुंडली में होता ही नहीं है। ये एनालिसिस के लिए रिसर्च की जरूरत है, जो पिछली वीडियो में है। एक झटके में कि साहब एट ए ग्लांस ये तो ऐसा, नो, ये कह के आप भ्रमित कर रहे हैं उसको भी और अपने को भी झुठला रहे हैं। उसको खुश करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस तरह के हथकंडे कृपया मत अपनाइए। मेरी सलाह है उन ज्योतिषियों को भी जो इस पैसे में यही सब कर रहे हैं और ज्योतिषी को बदनाम कर रहे हैं। नास्तिक लोग तो ऐसे ज्योतिषी को गाली देने वाले हैं, उनको तो खैर ज्ञान नहीं है, उनकी अपनी विधा है। लेकिन रामायण में, ग्रंथों में ग्रह नक्षत्रों की तुलना हमेशा हुई है और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, अभी जो आपका मिशन था जिसमें कि चंद्रयान था, उसमें वैज्ञानिक का कहना है कि सनातन में तो पहले से ही, ये अलग बात है कि इस समय वोट की राजनीति में सनातन पे ही युद्ध छिड़ा हुआ है, सनातन पे युद्ध छिड़ा हुआ है, सब कैलकुलेशन उनके अपने वोटों का है। अदरवाइज सनातन का क्या क्या मुकाबला है, सनातन का कोई मुकाबला है? जो लोग युद्ध छेड़े वो भी जानते हैं सनातन का मुकाबला नहीं है। पूरा विश्व सनातन के शरण में आने जा रहा है, लेकिन वो भी अपना राग अलापे हुए। क्यों? ठीक है, उनकी अपनी राजनीति के कारण है, अंदर से उनको भी पता है कि सनातन इज वेरी गुड। तो ऐसे ही ग्रह नक्षत्रों को झुठलाया नहीं जा सकता। रामायण हो, गीता हो, इन पुराण हो, सभी ग्रंथों को मैं हमेशा पूज्य हैं, उनको मानता हूँ। तो ऐसे ही कुंडली में भी मेरा यह आग्रह है सभी अपने ज्योतिषी मित्रों से, और जो लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, सीखना तो चाहिए ही, लर्निंग इज ऑलवेज ए गुड प्रोसेस, कोई भी चीज़ सीखना बुरा नहीं। लेकिन किसी चीज़ के कंक्लूजन देने के पहले जब तक अल्प ज्ञानी आप हैं तब तक अपने लिए तो जो मन का सो सोचिए, लेकिन दूसरों को परेशान मत करिए। जब एक लंबा अनुभव हो जाए, लोगों से रिस्पांस मिलने लगे कि आप जो बोल रहे हैं उसमें सत्यता का अमाउंट 50% 60% से ज़्यादा है, तब आप दूसरों के एनालिसिस करिए। अदरवाइज कह दीजिए कि भाई मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, अभी टाइम मुझे लगेगा थोड़ा, और मैं जो बता रहा हूँ इस पे 100% आप विश्वास मत करिए, इस पे वॉच करिए। तो यही हाल है काल पुरुष की कुंडली को आप उसमें इन्वॉल्व करिए। काल पुरुष की कुंडली को बिना दिमाग में रखे फलादेश आपका जो है वो क्या होगा? अपूर्ण होगा, अधूरा। फलादेश में आपको चलित को भी लेना है, नवमांस को भी लेना है, ग्रहों की डिग्री को भी लेना है, ग्रहों के मित्र के घरों में है कि शत्रु के है ये भी लेना है, किन ग्रहों के साथ हो बैठे इनको भी लेना है। आप देख रहे हैं, तो मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, इट इज ए वेरी बिग थिंग। कुंडली एनालिसिस की कोई सीमा नहीं। जैसे रिसर्चर के लिए रिसर्च की कोई सीमा नहीं, मॉलिक्यूल के साथ वो खेलता है और उसका परिणाम बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं, अरे साहब इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? भाई फ़ायदा 2 दिन में दिखाई देगा, ये तो सतत प्रोसेस है ना। फ़ायदा तो उसमें से बाई प्रोडक्ट मिलता रहता है। मटेरियल साइंस में मैं देखता था कि अरे ऐसे ऐसे मटेरियल का डेवलपमेंट मिक्स करके या जो भी करके दिमाग लगा के बना रहे, स्मार्ट मटेरियल्स हैं, तरह तरह के मटेरियल्स हैं, तो क्या एक दिन में हो गया है? देख रहे हैं कि स्टील से 1000 गुना हल्का और स्टील से 1000 गुना मजबूत चीज़ें बन रही हैं, तो क्या एक दिन में हो गया? इट इज सतत प्रोसेस। ऐसे ही कुंडली विश्लेषण, इट इज नॉट एट ए ग्लांस, इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग। कुंडली एनालिसिस आई थिंक इसमें जानने और समझने की अपार संभावनाएं हैं, और देयर इज नो एंड। कोई इसका अंत नहीं कि साहब मैं अब परम ज्ञानी हो गया, अब मैं इसके आगे कुछ बचा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने छोटे भाइयों को, नए भाइयों को ज्योतिष में बड़ा इंटरेस्ट, मैं जो ही किसी को ज्योतिष बताता हूँ उत्सुकता हो ही जाती है, मुझे ज्योतिष सिखा दीजिए, एक दिन पढ़ा दीजिए मुझे ज्योतिष आ जाएगा। अरे भाई, ज्योतिष को जानने समझने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट में जरूर 10-20 100 200 400 कुंडली और वैरायटी ऑफ कुंडली से गुजरना होगा।
और सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी, तभी कुछ प्रेडिक्शन आप कर पाएंगे। वो भी प्रेडिक्शन 100% सही होगा ये नहीं कहा जा सकता है। मैं भी जो आपका प्रेडिक्शन करता हूँ इसको आप वॉच करिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे कोई ट्रेडिंग में कि बाजार कहता है कि नहीं समझ में आता है, घाटा वाटा सह लेता शुरू दिन में, लेकिन एक लंबे दिनों के अनुभव के बाद वो ये बताने लगता है कि चलो थोड़ा अंदाज लग रहा है, अब मैं कम से कम 50-60% केसेस में घाटा नहीं खा रहा। एक समय आ जाता है बोलता है कि 70-80% घाटा नहीं खा। तो ऐसे ही कुंडली में भी आपका प्रेडिक्शन धीरे धीरे परिपक्व होता जाएगा, नो डाउट। इस साइंस को झुटलाया नहीं जा सकता, इट इज ए मेगा साइंस। अब आप झुटला दीजिए कि रामायण है ही नहीं है, राम है ही नहीं है, कृष्ण है ही नहीं, बहुत सारे देश में वोट के चक्कर में कर ही रहे हैं, लेकिन आपके झुटलाने से कुछ होने वाला नहीं। जो शाश्वत सत्य है वो रहेगा। ऐसे ही कुंडली है, नक्षत्र है, ग्रह हैं, इनके प्रभाव हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। अभी सवाल है कि आप कितना जानते हैं, दैट इज अदर। तो काल पुरुष की कुंडली को अपने फलादेश में शामिल कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्दी आने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं तो अब लैपटॉप पे वीडियो बनाना सीख गया हूँ, अब मुझे किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसलिए कोशिश है एकेडमिक और ये दोनों वीडियो मोनेटाइजेशन मिला के करीब करीब थोड़ा नया नया, जैसे साइकिल का चालक है ना, रोज़ साइकिल चलाता है, तो धूप रहे चाहे छाँव रहे हम लोग चलाते रहते थे, ऐसे ही अभी नया नया लैपटॉप पे खुद कुंडली बनाने का इतना जुनून है, मन में इतना आनंद आ रहा है कि मैं अब रोज ही एक कुंडली बनाता हूँ। तो ठीक है, अब अगली कुंडली बहुत ही जल्द आएगी, हो सकता है कल ही आ जाए। तो तमाम कुंडलियों के विश्लेषण को भी मैं इसमें शामिल करूँगा, नो डाउट। तमाम अनुभव आधारित ही मैं बोलता हूँ। तो बहुत बहुत आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम है। और इसमें वैसे मैं लिख देता हूँ लाइक सब्सक्राइब, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आप करेंगे और बेल वगैरह बजा देंगे जो उसका है प्रोसेस, तो ठीक है, मुझे भी प्रसन्नता होगी, वही आपकी गुरुदक्षिणा भी एक तरह से है। और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाता था बच्चे थोड़े कम आ जाते हैं तो ज़रूर थोड़ा सा उत्साह डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही आपके सब्सक्राइबर से, आपके लाइकिंग से थोड़ा उत्साह बढ़ता है और उसमें जाने की, समझने की थोड़ी जो ताकत है मेरे अंदर और बढ़ती है। तो कृपया बड़ा निवेदन आप लोगों से है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और क्या बोलते हैं उसकी बेल बजा दीजिए। इन सब चीज़ों को करेंगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी और एक आप भी हमें उत्साह देंगे। हम भी समाज के लिए काम करते हैं, ये भी एक सामाजिक कार्य है जिसके द्वारा मैं कितनी तो शादियाँ टूटने से बचा देता हूँ। मैं बता देता हूँ भाई तुझे पत्नी से डाइवोर्स लगे करेगा क्या। बहुत सारी शादियों को मैंने रोका है। मुझे संतोष होता है कि मेरे द्वारा बताने से बहुत सारे लोगों का जीवन भी अच्छा हो गया है। और कुछ उपाय का भी असर तो है ही, रत्नों का तो बेहद असर है, पूजा का असर है। वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, वो आपकी अज्ञानता है, लेकिन अगर आप मन से करें तो सबका असर है। तो बहुत बहुत पुनः एक बार प्रणाम है। अगली वीडियो जल्द ही आएगी। धन्यवाद सभी को।